हो गई है, मैंने सोच रखा है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है आप क्या सोच रहे हैं। यही ना कि मैं यहाँ आप सभी के सामने भूत बना क्यों खड़ा हूं, कुछ करता क्यों नहीं। दरअसल मैं कुछ सोच रहा हूं। हकीकत तो यह है कि सोचना भी एक नौकरी की तरह है जो बगैर किसी सिफारिश के हाथ लग जाती है, और हम में से कई लोग ये नौकरी जिंदगी भर करते रहते हैं, उस वक्त तक जब तक कि सांस ना उखड़ जाए। ऐसे लोगों का डेथ सर्टिफिकेट बनाने में किसी को परेशानी नहीं होती, ना डॉक्टर को, ना पुलिस को, और ना ही रिश्तेदारों को, क्योंकि कॉज ऑफ डेथ वाले कॉलम में एक पूरा जुमला लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कॉज ऑफ डेथ, एक मिनट, मैं शायद बह गया। मैं तो ये बताने जा रहा था कि इस वक्त मेरे दिमाग में कैसी खलबली मची हुई है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि कलम और जिंदगी की आपस में बन क्यों नहीं पाती है। ये क्यों आपस में इतने उलझे हुए रहते हैं, और क्यों इस कश्मकश में किसी एक की कुर्बानी जरूरी हो जाती है। मैं शायद फिर से रह गया। आप मंटो को जानते हैं? हाँ जी हाँ, वही सादत हसन मंटो, दुनिया का इकलौता कहानीकार जिसने दम तोड़ा तो विस्की के कदरों के साथ, और शायद दुनिया का इकलौता कहानीकार होगा जो कयामत के रोज भी खुदा के सामने झूमता झामता पहुंचेगा। उसी मंटो के बारे में लोग कहते हैं कि वो मर भी गया तो उसमें उसी का कसूर था। बहुत पीता था सो मर गया। लेकिन जानते समझते हुए भी लोग ये नहीं कहेंगे कि जब भी कलम और जिंदगी आपस में गुत्थम गुत्ता होती है तो कुर्बानी के लिए किसी एक को चुनना ही पड़ता है। सादत हसन मंटो ने 42 साल 8 महीने 6 दिन तक दुनिया और दुनिया वालों को मुसलसल आजमाने के बाद कुर्बानी के लिए चुना तो अपनी जिंदगी को। मैं हामिद जलाल, उसी मंटो का अदबी, जी हाँ अदबी वारिस। अदबी इसलिए कि विरासत में देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय कलाशी, गरीबी और पागलपन के। मेरा बचपन उनकी गोद में गुजरा है। वो अक्सर एक कहानी सुनाया करते थे मुझे। कहानी कुछ यूं थी। एक शहर में या एक गांव में एक आदमी ने एक सांप पाला, बड़ा ही जहरीला सांप। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके जानने पहचानने वाले एक एक आदमियों ने उसे मना किया कि वो अपनी इस हरकत से बाज आ जाए, लेकिन उसने किसी की न सुनी और वो सांप उसी के घर के अंदर बनता रहा। उस सांप की वजह से दुनिया पहले उस आदमी से अजनबी हुई और फिर उसकी दुश्मन बन गई, मगर वो फिर भी बाज नहीं आया। और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। उस सांप ने उस आदमी को डस लिया और अपना सारा जहर उसकी रगों में उतार दिया, कतरा कतरा। उस आदमी को मरना था सो मर गया, लेकिन अपनी सांस टूटने से पहले उस आदमी ने उस सांप को पकड़ा और उसका फन अपने दांतों से चबा डाला। कच कच। मगर वो सांप आज भी जिंदा है,
आज भी रचता है। जब भी कोई कलम उठाता है तो वही जहर वापस से जिंदा हो जाता है। आपको पता है, कागज पे लिखा हुआ हमारा एक एक हर्फ इस तरह साकित पड़ा रहता है जैसे मां की पेट से निकला कोई मुर्दा बच्चा। और शायद ये हर्फ ऐसे ही बेजान पड़े रहेंगे जब तक मोजा टोबा टेक सिंह, जिला होशियारपुर, सूबा पंजाब, मुल्क नामालूम के बिशन सिंह को उसका घर नहीं मिल जाता। कहां होगा बिशन सिंह का गांव? सरहद के इस तरफ या सरहद के उस तरफ, या किसी रखैल के गोद में पड़ रखैल की तरह किसी मुल्क की गोद में पड़ा होगा उसका गांव। तो कहां होगा खुद बिशन सिंह? शायद वही जहां आखिरी चीख मारकर वो अंधे मुंह गिरा था। बिशन सिंह! बिशन सिंह! ऊपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी विद्यालय दी मूंग दी दाल और हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान और तोबा टैक्सी। हाँ हाँ, तुम्हें सब पहचानते हैं, जिस तरह दाएं हाथ बाएं हाथ को पहचानता है। ऊपर दी गड़गड़। जब एक इज्तिमाई तवारीख से अपने अपने हिस्से का पन्ना फाड़ा जा रहा था, उस वक्त हजरत लाहौर के एक पागल खाने में थे। जब गर्दन कटी लाशों का तबादला किया गया और नंगी की गई मां बहनें इधर से उधर और उधर से इधर भेजी जाने लगी, तब पागलों का भी तबादला किया गया। इस तरह ये जनाब बागा के बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया और जब इन्हें जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो ये दरमियान में ठीक इसी जगह अपनी सूजी टांगों पर इस कदर खड़े हो गए कि हिलाए न हिले। और पूरे 15 बरस दिन रात ऐसे ही खड़े रहने के बाद एक दिन सूरज निकलने से पहले इनके हलक से एक चीख निकली। और सूरज निकलने के बाद जब लोगों ने देखा तो ये यहाँ गिरे पड़े थे कंटीले तार के पीछे। औंधे मुंह गिरने वाला में हजरत अकेले नहीं थे, और भी कई लोग थे जिनकी तादाद एक पूरे मुल्क की आबादी बन सकती थी। एक ऐसे मुल्क की आबादी जो दुनिया के किसी नक्शे में नजर ना आए। बिशन सिंह का तो मंटो मिल गया, लेकिन न जाने से कितने लोग थे जिनके नसीब में कोई मंटो नहीं था। ऊपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी विद्यालय दी मूंग दी दाल और हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान और तोबा टैक्सी। हाँ हाँ, तुम्हारा टोबा टैक्सी ही ढूंढने निकला हूं। कहां होगा इसका टोबा टैक्सी? वहां जहां मम्मी होगी, या फिर शायद वहां जहां ब्रिजमोहन होगा, शायद वहां जहां बाबू गोपीनाथ होगा, या फिर शायद वहां जहां सौगंधी होगी। सौगंधी से मिलोगे? ऊपर दी गड़गड़। एक मौसम मेरे दिल के अंदर, एक मौसम मेरे बाहर, एक रास्ता मेरे पीछे भागे, एक रास्ता मेरे आगे। शमा सरीखी पिघल रही, ओझल कभी उजागर। एक मंजर मेरे दिल के अंदर, एक मंजर मेरे बाहर। मुझे ढूंढने कौन आए अब इन तन्हा राहों पर। बोटी बोटी बट गई मेरी रोशन चौराहों। माधव कहता है। कौन माधव? अरे वही पूना का हवलदार, मेरा आशिक माधव। वो कहता है, देख सौगंधी, अगर तूने फिर से अपना धंधा शुरू किया, तेरी मेरी कुत्ती। अगर तूने एक बार भी किसी गैर आदमी को अपने यहाँ ठहराया ना, तो ये चुटिया पकड़ के तुझे यहाँ से बाहर कर दूंगा। इस महीने का खर्च मैं पूना पहुंच के मनी ऑर्डर करता हूँ। हाँ, क्या भाड़ा इस कुली का? लेकिन ना तो कभी माधव ने पुणे से खर्च भेजा, ना ही मैंने अपना धंधा बंद किया। हम दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि क्या हो रहा है, इसलिए तो रामलाल दलाल कहता है, ये बड़ी अनोखी आशिकी माशिकी है। साला एक पैसा अपनी जेब से निकालता है और तेरे साथ मजे उड़ाता है। मजे तो अलग रहे, साला तुझसे कुछ ले भी मरता है। सगंधी, जल्दी से कपड़े कपड़े पहन ले,
वो जरा गली के नुक्कड़ तक चल, बड़ा जेंटलमैन किस्म का आदमी है, अंदर नहीं आ सकता। अरे वो तो बेचारा इस गली में अपनी मोटर भी खड़ी करते हुए घबरा रहा था। चल, क्यों, क्या बात है? आज तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत के सहारे चलेगी तो बेसहारा हो जाएगी, बड़ा तगड़ा आसामी है। चल। चल फिर। अब उसने तुझे पसंद नहीं किया तो मेरा क्या कसूर? ये तो चलता हूँ, खामा खा वक्त बर्बाद हो गया। मुझे पसंद नहीं किया? मुझे भी तो कई आदमियों की शक्ल पसंद नहीं आती। वो जो अमावस की रात को आया था, कितनी बुरी सूरत थी उसकी। क्या मैंने नाक बहुत नहीं चढ़ाई थी? जब वो मेरे साथ सोने लगा था तो मुझे गिर नहीं आई थी क्या? मुझे उबकाई आते आते रुक नहीं गई थी? और मैंने तो उसे दुत्कारा नहीं, मैंने उसे ठुकराया नहीं, लेकिन इस मोटर वाले सेठ ने तो मेरे मुंह पर थूका। मुझे देखते ही कहा हूं। इस ऊ का क्या मतलब? यही ना कि 10 रुपए और ये औरत। देख सौगंधी, मुझे ऐसा दिखाई देता तूने वापस अपना धंधा शुरू कर दिया। आखिरी बार कहता हूं मैं, अगर तूने फिर से अपना धंधा शुरू किया तो बस तेरी मेरी कुट्टी। अगर तूने फिर से अपने यहाँ किसी को ठहराया तो चुटिया से पकड़कर तुझे बाहर निकाल दूंगा। इस महीने का खर्च मैं तुझे पूना पहुंचते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। हाँ, क्या भाड़ा है इस खोली का? मैं बताती हूँ। 15 रुपए भाड़ा है इस खोली का और 10 रुपए भाड़ा है मेरा। और जैसा कि तुझे मालूम है 2.5 रुपए दलाल के, बाकी रहे 7.5। रहे ना 7.5, इन 7.5 रुपयों में मैंने तुझे एक ऐसी चीज देने का वादा किया था जो मैं तुझे कभी दे नहीं सकती, और तू एक ऐसी चीज लेने आया था जो तू कभी ले नहीं सकता। तेरे और मेरे बीच रिश्ता ही क्या है? कुछ भी नहीं। तेरे और मेरे बीच में 10 रुपए बच रहे थे, 50 रुपए बच रहे हैं। तू भी इनका बचना सुन रहा है और मैं भी। सौगंधी देख ले। सौगंधी के बच्चे, यहाँ आया किस लिए? तेरी माँ ने दी यहाँ जो तुझे 50 रुपए देगी, या तू कोई बड़ा गबरू जवान है जिसमें मैं आशिक हो गई हूँ? तुझमें ऐसा है क्या जो किसी को पसंद आ सकता है? हाँ, ये तेरे पकौड़े जैसी ना, तेरे बाल भरा माथा, ये सूजी हुए नखने, मुंह की बात, तेरे मुड़े में काली, तेरे बदन का मैं हाँ क्या? तुझे हो क्या गया? मेरी माँ का सिर। तो कौन है मुझसे ऐसे सवाल करने वाला? भाग साली, नहीं तो। और फिर वो खला जो अचानक सौगंधी के अंदर पैदा हो गया, उसे तकलीफ पहुंचाने। अगर उस खला को पूर्ण करने का कोई तरीका सौगंधी को समझ में नहीं आया, जब कोई तरीका समझ में नहीं आया तो सौगंधी ने अपने खारिश ज़दा कुत्ते को गोद में उठाया, सागवान के चौड़े पलंग तक गई, कुत्ते को पहलू में लिटाया और सो गई। पड़ती कड़कड़। अच्छा, तो आप भी यहीं थे? मिल चुके सौगंधी से? पड़ती कड़कड़ दी अनेक दी विद्यालय दी मूर्ति दान। देखो, मुझसे कुछ मत पूछना। मुझे नहीं पता कि सौगंधी अपना जिस्म क्यों बेचती है, और अगर वो अपना जिस्म बेचती है तो माधव से इश्क कैसे करती है, और अगर माधव भी से इश्क करता है तो उसको बगैर किसी हिचकिचाहट के धोखा कैसे देता है? रामलाल दलाली क्यों करता है? अब वो करने वाला सेठ क्या सचमुच में सौगंधी से ज्यादा खूबसूरत था? मुझे कुछ नहीं, मुझे तो बस इतना पता है कि जब सौगंधी को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने अपने खारिश ज़दा कुत्ते को गोद में उठाया, सागवान के चौड़े पलंग तक गई, कुत्ते को पहलू में लिटाया और सो गई।
लेकिन बाबू गोपीनाथ तो ये भी नहीं कर सकते कि ना तो उसके पास अपना कुत्ता था और ना ही सागवान का छोड़ा था। मैं यानी कि बाबू गोपीनाथ ने आज तक किसी का मशवरा रद्द नहीं किया। जो भी मुझे मशवरा देता मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह। वो लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं लेकिन मैं उन्हें अक्लमंद, इसलिए कि उनमें कम से कम इतनी अकल तो है कि उन्होंने मुझ में एक ऐसी बेवकूफी समाप्त कर ली जिससे उनका उल्लू सीधा हो सकता है। बात दरअसल ये है कि मैं शुरू से ही फकीरों और कंजरों की सोबत में रहा हूँ। मुझे उनसे कुछ मोहब्बत सी हो गई है, मैं उनके बगैर रह ही नहीं सकता। मैंने सोच रखा है जब मेरी दौलत बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो मैं किसी मजार पे जाके बैठ जाऊंगा। रंडी का कोठा या पीर का मजार, बस यही दो जगह है जहां मुझको सुकून मिलता है। रंडी का कोठा तो अब छूटने को है कि जेब खाली होने वाली है, लेकिन यहाँ पीरों की क्या कमी, किसी के मजार पे चला जाऊंगा। रंडी का कोठा या पीर का मजार ही क्यों? इसलिए कि इन दोनों ही जगहों पर फर्स्ट से लेकर अर्थ तक धोखा ही धोखा होता है। जो इंसान खुद को धोखा देना चाहे उसके लिए इनसे अच्छी जगह और कौन हो सकती है? अरे कौन नहीं जानता कि रंडी के कोठे पर माँ बाप अपने औलाद से पेशा करवाते हैं और मकबरों और दरगाहों में इंसान अपने खुदा। खैर छोड़िए, मेरी जीवन से मिली। कौन? वही कश्मीरी कबूतरी? हाँ वही वही। मुझे पता है आप मुझसे अभी तक नहीं मिले हैं। कल मेरे घर तशरीफ लाइए, आप दोनों की मुलाकात होगी। कल देखिए, भूलिएगा नहीं। जरूर। तो आप हैं बाबू गोपीनाथ, बड़े खाना खराब। लाहौर से झक मारते मारते बंबई तशरीफ ले आए और अपने साथ ये कश्मीरी कबूतरी थी। अगर कोई नंबर 1 बेवकूफ हो सकता है तो आप हैं। लोग इन्हें मस्का लगाकर रुपए बटोरते हैं और मैं सिर्फ इनसे बातें करके हर रोज पोल्सन बटर के 2 पैकेट वसूल कर लेता हूं। बस इतना समझ लें कि बाबू गोपीनाथ बड़े ही एंटी प्रोजास्टिन किस्म के आदमी है। और ये है जीनत बेगम, यानी कि बाबू गोपीनाथ की जीनू। ये खुर्राट कश्मीर का ये सेब तोड़कर लाहौर लाई थी। बाबू गोपीनाथ को अपनी सैलरी से पता चला और एक रात इन्हें लेकर उड़ गए। शेंडो, इनके मुतालिक भी कुछ हो जाए। तो ये है मिसेज अब्दुल रहीम सैन उर्फ सरदार बेगम। आप भी लाहौर की ही पैदावार हैं। सन 36 में मुझसे इश्क हुआ और 2 वर्षों में ही इन्होंने मेरा धड़क तख्ता करके रख दिया। मैं लाहौर छोड़कर बंबई भाग आया तो बाबू गोपीनाथ ने इनको यही बुलवा लिया ताकि मेरा मन लगा रहे। इनको भी राशन में 1 डिब्बा सिगरेट और हर शाम मॉर्फिया का इंजेक्शन। भाई इनका रंग काला जरूर है लेकिन ये बड़ी टिट फॉर टैट किस्म की औरत है। चल हट। मेरी जीनू के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? बड़ा नेक है। मुझे इस औरत से बहुत मोहब्बत है। ये 2 बरस से मेरे पास है। मैं हजरत गौस आदम दिलाने की कसम खाकर कहता हूँ, इसने मुझे कभी शिकायत का मौका ही नहीं दिया। इसकी दूसरी बहनें, मेरा मतलब है इस पेशी की दूसरी औरतें मुझे दोनों हाथों से लूट कर खाती रही, लेकिन इसने कभी एक जायज पैसा भी मुझसे नहीं लिया। मेरी दौलत कुछ ही दिनों के मेहमान है। मैं नहीं चाहता इसकी जिंदगी खराब हो। मैंने लाहौर में इसे बहुत समझाया कि दूसरी तवाइफों की तरफ देखो, जो कुछ वो करती है सीखो। मेरे बाद तुम अगर किसी और को नहीं बांटोगी तो काम नहीं चलेगा। लेकिन लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। सारा दिन शरीर गाड़ियों की तरह घर में बैठी रही। मैंने इसे मोटर भी ले दी कि अपने लिए कोई अच्छा आदमी तलाश कर ले। अब आप ही इसे समझा सकते हैं कि चालाक बनना कितना जरूरी है। इसकी जिंदगी के लिए सिर्फ एक डेवलपमेंट काफी नहीं। आपको तवाइफों का गाना सुनने का बहुत शौक है। आपको संगीत का बहुत इल्म है क्या? ना जी ना। और सच पूछिए तो ये अच्छा ही है, क्योंकि मैं बेचूरी तवाइफों के यहाँ जाकर भी अपना सीट ढूंढ सकता हूँ। दरअसल मुझे गाने में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मुझे जेब से 10 या 9 करोड़ 100 करोड़ निकाल कर गाने वाली को दिखाने में बहुत मजा आता है।
नोट निकाला, उसको दिखाया, वो उसे लेने के लिए एक अदा से उठी, पास आई तो नोट जुराब में रख दिया। उसने झुककर नोट बाहर निकाला तो हम खुश हुए। ऐसी बहुत सी फिजूल की बातें हैं जो हम जैसे तमाम पीलों को पसंद है। खैर छोड़िए, आप मेरी जीनू को समझाएंगे ना? हाँ हाँ जरूर। लेकिन आपके घर ये मियाँ शफीक क्या कर? आप इन्हें जानते हैं? अरे इन्हें कौन नहीं जानता। 3 सगी बहनों को यके बाद दिखे 3-3 4-4 साल के वक्फे से नाश्ता बनाने से पहले इनका ताल्लुक उन लड़कियों की माँ के साथ भी था। इनकी पहली बीवी जो बहुत जल्दी गुजर गई थी, इनको इसलिए पसंद नहीं थी क्योंकि उनमें कोई तवाइफों जैसी बात नहीं थी। 40 बरस की उम्र तक 50 तवाइफों ने इन्हें अपने यहाँ रखा, अच्छे कपड़े पहनाए, उम्दा सुंदर खाना खिलाया, नफीस से नफीस मोटर खरीद कर दी। लेकिन इस शख्स ने अपने गिरह से किसी तवाइफ के लिए एक दमड़ी भी खर्च नहीं की। मैं इतना नहीं जानता, मुझे बम्बई आए पर 2 ही महीने हुए। सरदार बेगम को भी लाहौर से बुला लिया कि जीनू को जब सिखा दे। मुझे यहाँ कोई नहीं जानता। जीनू से कहता हूँ कि जल्दी से इस शहर के लिए तैयार हो ले, तो कहती है बाबू तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे मैं कहता हूँ तुम मेरी फिक्र मत कर, बम्बई बहुत बड़ा शहर है, लाखों रईस है, तू अपने लिए कोई अच्छा आदमी तलाश कर ले। मैं तो आज ही उसके नाम बैंक में 10,000 रुपए जमा करने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे पता है 10 दिन के अंदर अंदर ये बाहर बैठी होगी और सरदार बेगम इसकी एक एक पाई जेब में डाल चुकी होगी। अब आप ही इसे समझा सकते हैं कि चालाक बनना कितना जरूरी है। जब से मोटर खरीदी है, सरदार उसे हर रोज शाम को अपोलो बंडल ले जाती है, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी। मियां शफीक आज बड़ी मुश्किल से यहाँ सेठों को लाया है, देखिए क्या होता है। क्या होता है ये जानने के लिए बहुत इंतजार नहीं करना पड़ा। अगली ही मुलाकात में पता चल गया कि क्या हुआ। शफीक साहब का खाली खुली जेंटलमैन में नहीं निकला। तस्सा देखिए, बेचारी जीनों से 4 चादर, तकिए के 6 गिलास और 200 रुपए नगद हथिया कर चलते बने। सुना है आजकल किसी अलमाश नाम की लड़की से इश्क फरमा रहे हैं। नगीना होटल के मालिक यासीन साहब, उनका भी यही हाल रहा। 10-15 दिनों की दोस्ती के दौरान यासीन साहब ने जीनत को 6 बहुत ही उम्दा और कीमती साड़ियां खरीद दी तो मैं मुतमईन हो गया और ये सोचने लगा कि इनकी दोस्ती थोड़ी और पक्की हो जाए तो मैं लाहौर लौट जाऊं। मगर ऐसा नहीं हुआ। यासीन साहब के होटल में एक क्रिश्चियन औरत ने कमरा किराए पर लिया और उसकी जवान लड़की से यासीन साहब की आंखें लड़ गई। अब बेचारी जीनत चुपचाप बैठी रहती है और यासीन साहब जीनत के मोटर में उस लड़की को घुमाते रहते हैं। अरे आखिर ये कैसे लोग हैं भाई? डील उचाट हो गया तो सब कहो। अपनी जीनत भी अजीब है, उसे अच्छी तरह मालूम है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता। मैं क्या करूं? बड़ी शफीक और नेकबख्त औरत है, थोड़ा चालाक तो बनना चाहिए ना। जीनत तो चालाक बने नहीं, और सच पूछिए तो मैंने भी उससे चालाक बनने का कोई मशवरा नहीं किया। बाबू गोपीनाथ के 50,000 रुपए खत्म हो चुके थे और वो रुपयों का बंदोबस्त करने के लिए लाहौर लौट गए। वहां उन्होंने कुछ अपने मकान बेचे और जब बंबई लौटे तो 10,000 रुपयों के साथ मुझसे जैसे ही मिले तो बम की तरह खबर पटकी। जीनू की शादी हो रही है। किससे? हैदराबाद सिंध का जमींदार है। अच्छा, खुदा करे दोनों खुश रहे। अच्छा हुआ कि मैं ऐन वक्त पर आ पहुंचा। जो रुपए मेरे पास है उसी जीनू का जहेज बन जाएगा। मैंने लाहौर से यहाँ लौटते हुए डाटा गंज बख्श की हुजूर में दुआ मांगी थी जो कबूल हुई। भगवान करे दोनों खुश रहे। और इस तरह बड़े ही खुलूस के साथ बाबू गोपीनाथ ने जीनत की शादी का इंतजाम किया। 2,000 नकद दे दिए। शादी के दिन मैं उनकी तरफ से मेहमान खुसूसी था। क्या बात है बाबू गोपीनाथ, क्या बात है, क्या महफिल सजाएंगे। सच में मजा आ गया। भगवान का शुक्र है अब मेरी जीनू जिंदगी भर खुश रहेगी। चलिए चल के देखते हैं जीनू दुल्हन के लिबास में कैसी लगती है। हाँ चलिए। जीनू तुम्हारे को सच में बड़ी प्यारी लग रही है। ये लिबास, ये जेवर,
ये फूल, ये खुशबू, ये शहनाई, समा तो ऐसे बांधा जैसे तुम्हारी नहीं किसी सती सावित्री की शादी हो रही है। मैं समझता था आप बहुत शरीफ और लायक आदमी हैं। मुझे और जीनू को किसी और से ज्यादा समझते हैं। जीनू का मजाक उड़ाने से पहले आपने कुछ तो सोच लिया होता। खुदा हमेशा तुम्हें खुश रखे मेरी अच्छी जीनू। चलो बड़ा अजीब आदमी है ये बाबू गोपीनाथ, है ना? सच कहूं, ऐसे ही अजीब आदमियों की वजह से ये दुनिया दुनिया है। अगर ये ना होते तो ये जमीन बिल्कुल जन्नत बन जाती, जहां सभी एक तरह के लोग होते, इखरे, सीधे और नेक। अगर बाबू गोपीनाथ जैसे लोग नहीं होते तो मंटू मरहूम 42 साल 8 महीने 6 दिन भी नहीं टिक पाते, बल्कि 6 घंटे 8 मिनट और 42 सेकंड में ही अपना दम तोड़ देते। उनका जी लगाया कभी बाबू गोपीनाथ ने तो कभी ब्रिज मोहन ने। अरे ब्रिज, बड़ी जल्दी लौटा है। आज सारा मामला ही खत्म हो गया। कौन सा मामला? वही पैरेंट वाला। क्यों, क्या हुआ? आज दो टूक फैसला हो ही गया। फैसला? कैसा फैसला? अरे यार पूरी बात तो बताओ। आज मैंने पैरेंट से कहा, हाँ। जब भी मैं तुमसे मिलना शुरू करता हूँ मुझे कोई काम नहीं मिलता, तुम बहुत ही मनुष्य हो। उसने कहा ठीक, मुझसे मिलना छोड़ दो, मैं भी देखती हूँ तुम्हें काम कैसे मिले। अगर मैं मनुष्य हूँ तो तुम अव्वल दर्जे के निखट्टू और कामचोर। सब मामला बिल्कुल फिनिश। तो अब क्या? मुझे पक्का यकीन है कि मुझे कल ही काम मिल जाएगा। कहाँ? कल मैं सेठ नानू भाई के वहां जाऊंगा, वो पक्का मुझे अपना असिस्टेंट रख ले। तुम सुबह बस का किराया दे दो। मैं कहता था ना कि काम बन जाएगा। सेठ नानू भाई ने 1000 रुपए माहवार पर मुलाजिम रख लिया। कॉन्ट्रैक्ट 1 बरस का। अरे मुबारक हो। ये क्या है? एडवांस। जी तो ये चाहता है इस कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी करो और चला जाओ बाद में, और कहूँ पेरेंट्स से कि लो देख लो मुझे काम मिल गया। पर साला फिर डर भी लगता है। डर? हाँ डर, कहीं पेरेंट की नोशन फौरन ना चिपक जाए और मुझे कल ही नौकरी से जवाब मिले। मेरे साथ ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। इधर नौकरी मिली, उधर पेरेंट्स से मिला, और अगले ही लम्हे नौकरी इधर उधर। मेरे पास कपड़े भी बहुत कम रहे। 1 साल में कुछ कपड़े बनवा लो, फिर देख लो। 6 महीने गुजर गए, ब्रिज मोहन बराबर काम पर जाता रहा। उसने कई नए कपड़े भी सिलवा लिए, 1 दर्जन रुमाल भी खरीद डाला। अब उसके पास वो तमाम चीजें थी जो एक कुंवारे आदमी के आराम और ऐश के लिए जरूरी समझी जाती है। सच में हमारे दिन बड़े अच्छे गुजर रहे थे कि एक रोज ब्रिज, ब्रिज, हाँ तेरी चिट्ठी। लानत है। क्या हुआ? अरे वही पैरेंट, उसी का खत है। क्या लिखी है? मेरा सर, लिखते इस इतवार को मिलूं, बहुत जरूरी काम। लो भाई अब नौकरी से जवाब मिलने ही वाला है। अरे क्या बकवास करते हो यार। बकवास नहीं है यार, तुम खुद देख लेना। कल इतवार और मैं कल पेरेंट्स से मिलूंगा, और परसों ही सेठ नानू भाई को मुझसे कोई ना कोई शिकायत हो जाएगी और वो मुझे निकाल बाहर करेगा। अगर तुम्हें इतना ही पक्का यकीन है ना तो मत जाओ उससे मिलने। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे बुलाए तो जाना ही पड़ता है। क्यों? बस ऐसे। और नौकरी करते करते उगता चुका गया, 6 महीने के ऊपर हो गए।
ब्रिज मोहन का गैस 100% सही निकला। इतवार को वो पेरेंट्स से मिलने बांद्रा गया और अगले ही रोज उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वो फिर बेकार था। हर इतवार बांद्रा जाने के लिए मुझसे बस का किराया लेता और पेरेंट्स से मिलता। एक दिन बातों बातों में मैंने उससे पूछा, ब्रिज, ये पेरेंट भी तुमसे मोहब्बत करती है? नहीं, वो किसी और से मोहब्बत करती है। तो तुमसे क्यों मिलती है? इसलिए कि मैं ज़हीन हूँ। अपने इस कैमरे से उसके भद्दे चेहरे को खूबसूरत बनाकर पेश करता हूँ। उसके लिए कभी कभी क्रॉसवर्ड भी हल कर देता और उसको इनाम भी मिल जाता। मैं खूब पहचानता हूँ ऐसी लड़कियों को। पेरेंट जिसे मोहब्बत करती है उसकी कमियां वो अच्छी तरह से जानती। मुझसे मिलकर वो सारी कमियां पूरी कर ले। बड़ी 420। तो तुम क्यों उससे मिल रहे हो? मुझे मजा आता है। किस बात का मजा? मैं उसका इम्तिहान ले रहा हूँ। तुम इसका इम्तिहान ले रहे हो? किस बात का? उसके नहुसत का इम्तिहान। नहुसत का इम्तिहान? यार हमें जब से हमारी मुलाकातें शुरू हुई है हाँ। मैंने ये महसूस किया कि वो बहुत ही मनुष्य है। थोड़े थोड़े वक्त के बाद जब से मैंने उसका मिलना शुरू किया मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब तो मेरी भी एक मनुष्य ख्वाहिश है कि उसके मनुष्य असर को चकमा देकर निकल जाऊं। क्या मतलब? इस बार नौकरी से जवाब मिले उसके पहले मैं खुद ही अलग हूँ, यानी खुद ही जवाब दे। मालिक मुझे वजह पूछे तो मैं कहूँ जनाब मुझे मालूम था आप मुझे हटाने वाले, इसलिए मैंने आपको जहमत नहीं दी और खुद अलग हो गया। आप नहीं जानते, आप मुझे बरतरफ नहीं कर बल्कि बरतरफ करने वाली मेरी दोस्त पैरन है जिसकी नाक मेरे कैमरा में ऐसी घुसी है जैसे कोई थी। वो मेरा मुंह देखता रह जाए और मैं मुस्कुराते हुए भारत। अब एक छोटी सी ख्वाहिश है, देखते पूरी होती है यार। बड़ी अजीब ख्वाहिश है। हाँ, दरअसल मेरी हर चीज अजीब। पिछले इतवार वो पैरन के दोस्त जिससे वो मोहब्बत करती उसके लिए एक तस्वीर खींची। उल्लू की तुम मेरी तस्वीर पर अपना नाम लिखकर कंपटीशन में भेजेगा और मुझे पक्का यकीन है उसे इनाम भी मिल जाएगा। ब्रिज, तुम्हारी ये मनुष्य ख्वाहिश पूरी होने में काफी वक्त भी लग सकता है। कैसे? पहले तुम्हारा वो पैरन वाला मामला खत्म हो, फिर तुम्हें नौकरी मिले, फिर तुम्हें पैरन मिलने के लिए बुलाया, फिर तुम उससे मिलने। इंतजार की आधी कौफ तो खत्म हो गई। यानी यानी आज मामला खत्म हो गया। पैरन वाला? हाँ भाई, पैरन वाला। कैसे? ऐसे ही बातों बातों में उसने मुझे कामचोर कहा और मैंने उसको मनुष्य। सब मामला बिल्कुल फिनिश। तो अब क्या? मुझे पक्का यकीन है मुझे फिर नौकरी मिल जाएगी। और इस बार भी ब्रिज मोहन का गैस 100% सही निकला। यानी अगले ही रोज उसे सेठ नियाज दिल्ली के यहाँ नौकरी मिल गई। बहुत बढ़िया। अब मैंने उससे वापस से पूछा तो पेरेंट्स से कब मिलने वाले हो? तो हंसकर बोलता है जब वो बुलाए था जरा देर से बुलाए तो अच्छा, 3-4 जोड़ी कपड़े बन जाए। वैसे भी जब भी बुलाए जाना तो पड़ेगा ही, चाहे आज ही क्यों ना बुला ले। और इस बार चिट्ठी 5वें महीने में ही आ गई। लो भाई, आ गए मलिकुल मौत। मोहतरमा पैरन जहाँ फरमाती। वाह वाह, क्या फरमाती है बताइए तो। क्या फरमाएगी यार, इस इतवार को मिला बहुत जरूरी काम। मत जाओ यार, बड़े अच्छे दिन गुजरे। जाना तो पड़ेगा यानी अच्छे दिन गुजर चुके 12वीं मर्तबा। ऐसा भी क्या है यार, क्यों अपने दुश्मन बन रहे हो? अपने साथ मेरी भी मट्टी पलीत कर रहे हो। मुझे मालूम है, लेकिन अफसोस बेकारी के दिन आने ही वाले। और इस बार भी ब्रिज मोहन इतवार को पेरेंट्स से मिलने बांद्रा गया और उसी के सामने अपना इस्तीफा लिखा और अगली रोज इस्तीफा जेब में डालकर दफ्तर पहुंचा। वहां से लौटा तो क्यों ब्रिज, क्या हुआ? आज सारा मामला ही खत्म हो गया। क्या मतलब? आज मैंने सेठ नियाज अली को अपना इस्तीफा पेश किया। उन्होंने पढ़कर मेरे मुस्कुराते हुए चेहरे से मेरे इस्तीफा को फाड़ दिया और मेरी तरफ ये कागज बढ़ा दिया। इस कागज पर लिखा है कि मेरी तनख्वाह 500 रुपया ज्यादा कर दी गई। अरे ये तो जश्न वाली बात है।
यानी पेरेंट की नौसत खत्म हो गई। पेरेंट की नौसत खत्म होती है, मेरे लिए पेरेंट भी खत्म होती है। क्या इश्क की गली ढूंढूं, क्या वक्त से करूं गिला, कि वो भी कोई और ही थी, कि वो भी कोई और ही था। वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर सा था, वो मैं भी कोई और ही थी, वो तू भी कोई और ही था। ओए मम्मी इज अ ज्वेल। ओए बनकुतरे, कौन कौन आ रहा है? पॉली नलमा और तुम्हारी प्लेटिनम ब्लॉन्ड लीला। सुना करते थे कि एक शय होती है प्लेटिनम ब्लॉन्ड, लेकिन वो शय होती कैसी है ये जाना यहाँ आकर। खुदा मालूम मम्मी ने अपनी बीन पर कौन सा राग बजाकर उस नागिन को बाहर निकाला है। ओए मम्मी इज ग्रेट। आमतौर पर माशूक के बाल सियाह होते हैं, जिन्हें अपनी आसानी के लिए काली घटा वगैरह कह दिया करते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। उसके बाल चांदी के तारों जैसे हैं। नहीं, चांदी का रंग भी नहीं कहा जा सकता, कुछ अजीब सा रंग है फीलस के बालों का, औलाद और चांदी को। और उसमें ट्रिपल एक्स रंग मिक्स कर दी जाए। अबे चुप रहे। अबे खुदा कसम लाजवाब रंग है। वो जो तुमने देखा है मछली के पेट पर होता है। आप पेट पे ना अरे नहीं यार, मछलियों के पूरे जिस्म पर। जिसम पैम्फ्रेट मछली। पैम्फ्रेट। अरे नहीं, उस सांपों के खपरे। खपरे, बस उनका रंग, बस उसी का रंग, खपरे। इतनी खूबसूरत चीज और उतना ही वाहियात नाम, खपरे। पंजाबी में इन्हें चाणे कहते हैं। चाणों में चंचनाहट है, वही जो उसके बालों में। उसकी लटें नन्ही नन्ही सपूलियां मालूम होती हैं, जो लोट लगा रही हैं। संपोलियों की हंसी की तैसी, लगता है मैं जज्बाती हो रहा हूँ। वो क्या होता है? सेंटिमेंटल, लेकिन साला तू क्या समझेगा? साला चड्डा समझता है, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ। मैट्रिकुलेट हूँ मैं, मैट्रिकुलेट। तेरा बाप मुझसे बहुत। अबे तेरा बाप तुझसे मोहब्बत करता था तो मुझ पर कोई एहसान कर दिया। तेरे बाप ने तुझे मैट्रिकुलेट बना दिया तो क्या मैं साला अपनी बीए की डिग्री फाड़ डालूं? एक बार साला अंदर गई नहीं कि आदमी और फरिश्ते में फर्क भूल जाता है। यार ये मम्मी कहाँ रह गई? अरे तेरा ही इंतजाम करने गई है, इसलिए तो आज की पार्टी कैंसिल कर दी थी कि तेरा दोस्त बाहर से आया है तो उसके साथ बिजी होएगा। लेकिन जब अपन बोला कि रात में तेरा दोस्त इधर ही मरेगा और पार्टी नहीं हुआ तो उसका चड्डा को दिखना बीमारी हो जाएगा, तब वो निकली सबको बुलाने के वास्ते। तो उसका सबसे नालायक बेटा होता है ना। यार मम्मी इज ग्रेट। ए चड्डा, तब से एक बात सोच रहा हूँ, जब से मम्मी को देखा ना, यही सोच रहा हूँ कि वो सुबह में भी मैंने शौक नहीं करती। मम्मी इतने शौक मेकअप क्यों करती है? मम्मी इतने शौक मेकअप इसलिए करती है कि
दुनिया हर एक शौक चीज को पसंद करती है। तुम्हारे और मेरे जैसे उल्लू इस दुनिया में बहुत कम बसते हैं जो मध्यम रंग पसंद करते हैं, जो जवानी को बचपन के रूप में नहीं दे सकते, जो बुढ़ापे में जवानी का मुलम्मा पसंद नहीं करते। हम जो खुद को आर्टिस्ट वार्टिस्ट कहते हैं ना, उल्लू के पट्टे हैं। हम सब चुगत हैं दरमियाना दर्जे के, इसलिए कि इस दुनिया में कोई भी चीज अव्वल दर्जे की नहीं होती, तीसरे दर्जे की होती है या फिर दरमियाना दर्जे। लेकिन फीलर्स खासुल खास दर्जे की है। वो नन्हे नन्हे बोलियां, ये मम्मी कहाँ रह गई? Your mummy is here, my poor sons. एक मिनट, देखो और कौन आया है? पोली, एल्मा, और फीनस। ये रही तुम्हारी बेसिक नेसेसिटी। अब तुम लोग अच्छे बच्चों की तरह अपने अपने गिलास लेके मेरे पास आओ। चलो चड्डा। मम्मी इज ग्रेट। एक मिनट। कितने दिनों के बाद तुम लोग अपनी मम्मी के पास जमा हुआ है, इस पे एक रंगीता गाना हो जाए। मम्मी ने ये हजरत खुद को उस्ताद करीम खां का शागिर्द समझते हैं। अब सब जानते हैं इन्होंने पढ़े गायकी किसी भान से सीखी रमैया बसावैया रमैया बसावैया रमैया बसावैया रमैया बसावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया बसावैया रमैया बसावैया। छोड़ो इसे, मैं कह रही हूँ छोड़ो इसे, छोड़ो। ये बूढ़ी दलाला, तू बीच में मत आ। फीलस मेरी है, सिर्फ मेरी, पूछ ले इससे। चड्ढा, ये भी छोटी है, बहुत छोटी है। छोड़ो, हट जा तू सामने से। छोड़ो, हट जा तू। आउट, आउट। तुम लोग भी जाओ, जाओ। हफ्ता हो गया, इसका यही हाल है। हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे भी कहाँ मालूम था। मम्मी की पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसने इस पे अच्छा असर नहीं किया। इसी रात से उसकी हालत खराब है, लेकिन इसने किसी को कुछ बताया नहीं, मुझको भी नहीं। पता नहीं दवा भी ली है या नहीं। नहीं यार, कहाँ भी होगी। वो तो मैंने इसे बाहर देखा नहीं तो खुद ही अंदर चला आया। ये इस हालत में पड़ा था तो तुम लोगों को डॉक्टर को बुलाना ही होगा। हाँ यार, मैं अभी आया। मैं भी देख रहा था। हाँ, इसे तो बहुत तेज भूख आ रही है।
वे चटा कैसा है मेरा बच्चा? चड्ढा, चड्ढा, कैसे हो तुम लोग? मुझे खबर नहीं कर सकते थे? मैं सोच रही थी ये मुझसे नाराज है, इसलिए मुझसे मिलने नहीं आ पा रहा है। इसके तलबे मतलब तुम बर्फ लाओ, तुम पट्टी बदलते रहना, मैं अभी आई। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनको आराम की बहुत जरूरत है। आप एक मिनट आएंगे? इनकी फैमिली क्या है? हम ही इसकी फैमिली। देखिए, इनको आराम की बहुत जरूरत है। अगर आराम नहीं मिला तो फिर गड़बड़ हो सकती है। यहाँ नहीं हुआ तो आप इन्हें अस्पताल ले जाए, लेकिन आराम मिलना चाहिए। ठीक है, आइए। अस्पताल, अस्पताल में सब कौन ख्याल रखेगा? घबराने की कोई बात नहीं है, अब इसका इलाज मेरे घर पे होगा। मन मुद्रे, रिक्शा लेके आओ दो। चलो, ऊपर से। चटा, चटा। इसको प्लान रोड जाके मजा आएगा। और तुम चड्ढा, यू आर अ डैम ब्रूट। नहीं मम्मी, मुझे क्या लेने दो। शुरुआत मैंने म्यूजिक, म्यूजिक। शुरुआत मैंने सांपों के रंग वाली बालों की लड़की के लिए अपनी मम्मी को नाराज कर दिया। आप बैठो, आप बैठो। पता नहीं मैं खुद को कहां का डॉन वॉन समझता था, लेकिन उसे पाना इतना मुश्किल नहीं था। चाहता तो एक ही बोसे में उस प्लेटिनम ब्लॉन्ड के कुंवारेपन का सारा अर्क अपने मोटे मोटे होठों से चूस सकता था, लेकिन ये एक नामुनासिब हरकत होगी। वो कम उम्र थी, इतनी कम उम्र, इतनी कमजोर। यार वो उसे अरबी फारसी में क्या कहते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन। वो इतनी कम उम्र थी, इतनी छोटी कि उस रात मेरे साथ सोकर या तो सब कुछ भूल जाती या तो सारी उम्र पछताती रहती। उन चंद घड़ियों की लज्जत के सहारे जीने का सलीका उसे हरगिज ना आता, और मुझे इसका बहुत दुख होता। वो तो अच्छा ही हुआ कि मम्मी ने मेरे होप का पानी बंद कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने एक लंबी चौड़ी तकरीर करने का इरादा किया है, लेकिन मैं एक पैग और पीता हूं। गाया कुछ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, करेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। ओए बेटा, ओए क्या हुआ? वो क्यों है? मम्मी
मम्मी जा रही। मम्मी जा रही है? कहाँ? आज इस शहर में उसकी आखिरी रात है। लेकिन क्यों? क्यों जा रही है मम्मी? हुकूमत को उसका तौर तरीका पसंद नहीं था। उसके घर सजने वाली महफिलें काबिल एतराज थी। एक अरसे से उस पर केस चल रहा था। पुलिस छानबीन कर रही थी। हुकूमत को भी पुलिस की बातों पर यकीन हो गया और मम्मी को तड़ीपार कर दिया गया। वो शहर बदर कर दी गई। लेकिन तुम ही बताओ कि अगर मम्मी रंडी है, अगर मम्मी दलाला है, अगर उसका वजूद इस सोसाइटी के लिए खतरनाक है, तो उसका खात्मा नहीं कर देना चाहिए। चड्डा, उस शहर की गलाजत को ये क्यों कह दिया गया तुम यहां से चली जाओ और कहीं जाकर ढेर हो जाओ? उस गलाजत के साथ एक ऐसी पाकिज़गी भी चली जाएगी जिसके एक तमाचे ने उस रात मेरी रूह की सारी गंदगी को मिटा डाला था। लेकिन मुझे रोना नहीं चाहिए। मम्मी यहां से चली जाएगी, मुझ जैसे लोगों में ऐसी गंदगी जहां कहीं भी होगी वहां मम्मी अपना घर बसाएगी। मैं अपनी मम्मी उनके हवाले करता हूँ। बस एक रात में आसमान लुट गया, और यार सितारों की दुनिया से दिल उठ गया। अभी नूर था बस अभी उड़ गया, सितारों की दुनिया से दिल उठ गया। बस एक रात में वो सितारा उठ गया, बहारों की दुनिया से दिल उठ गया। इकतीस लक्ष्मी मैंशन, माल रोड, लाहौर, 16 दिसंबर 1951। प्यारे अंकल साहब, ये खत आपके पाकिस्तानी भतीजे की तरफ से है, जिसे आप नहीं जानते, जिसे आपकी 7 आज़ादी वाली मुमलकत में शायद कोई भी नहीं जानता। मेरा मुल्क हिंदुस्तान से कटकर क्यों बना, कैसे आज़ाद हुआ, ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है। यही वजह है कि आपको ये खत लिखने का जसारत करा, क्योंकि जिस तरह मेरा मुल्क कटकर आज़ाद हुआ उस तरह मैं भी कटकर आज़ाद हुआ। और चाचा जान, ये बात आप जैसे आलम से छुपी हुई नहीं होनी चाहिए कि जिस परिंदे का पर काटकर आज़ाद किया जाएगा उसकी आज़ादी कैसे होगी। खैर, इस किस्से को छोड़िए। मेरा नाम सादत हसन मंटो, और मैं एक ऐसी जगह पैदा हुआ जो हिंदुस्तान में है। वहाँ मेरी माँ दफन है, वहाँ मेरा बाप दफन है। मेरा पहला बच्चा उस जमीन में सो रहा है जो अब मेरा मुल्क नहीं।
रोका किसने है? जा ऐश कर। ओए ऐसे किस तरह करे, सामान तो उधर पड़ा है। ओए उधर किधर? अरे वहीं जहाँ तुम्हारा फायर वाला पेचा उड़ा सकता है। तो क्या चाहता है? ओए हमें सामान उठा लेने दे यार। तो जा ले आ। तू हमें उड़ा तो नहीं देगा? तुम्हार के खुदे तो बकनी में संतोष सर के कछुए, कसम खा कि तू फायर नहीं करेगा। ओए बोल यार, किसकी कसम खावा? किसी की भी खा रहे यार। ओए जा, ओ मंगवा भी ले अब सामान। ओए राम सिंह, हाँ ओए तो हो जाए एक राउंड। चल फिर। राम सिंह, हाँ ओए चाय तैयार हो गई। अभी कहा तुम्हार के खोते। चुप करो, खोते की झूम। राम सिंह, राम सिंह खोते। ओए ओए, ये तूने क्या किया? ओए तुझसे किसने कहा था यार बाहर निकलने को? तुझे देखे बहुत दिन हो गए थे यार, तेरी आवाज सुने रहा नहीं गया। ओए यार तू एक मिनट रुको है। हेलो, अल्फा टू चार्ली, फोन डॉक्टर को भेजिए। ओए यार तू फिक्र ना करो, डॉक्टर आ रहा है। फिक्र किस बात की है? जो तू मेरे पास है। हाँ मेरी सुबह के दिन तुझे याद है वो मैडम? कौन? अरे वही इडली वाली, बड़बड़ वाली। याद कर जब हम एक ही रेजिमेंट में थे। अरे हाँ, क्या नाम रखा तुमने उसका? खेल खत्म पैसा हजम। पर यार तुझे तो कभी कभी रियायत भी देती थी, मसलिनी की बच्ची। बड़ी हिम्मत थी यार। यार तू ना बिल्कुल चुप कर जा, अब ना कोई बात नहीं। डॉक्टर के आने तक ना बिल्कुल चुप। तुझे जसवीर का मामला याद है? हाँ वही ना, जो हर जगह एक झूला डाले घूमता था। उसका तो नाम ही पड़ गया था यार, झूला मामा। और उस रोज तूने तो हद ही कर दी थी। किस रोज? उसी रोज जब वो लक्की की लोडिया को लिए खेत में घुसा पड़ा था और उसका झोला बाहर पड़ा था। याद कर वे, तूने आओ देखा ना ताओ, झट से अपना कच्चा खोला और उसके झोले में मुद दिया। राम सिंह, हाँ अब कोई बात नहीं यार, अब चुप से पड़ा रहे। राम सिंह, वो तेरी जसवीरा का मरद भी मिला था मुझे एक दिन रिफ्यूजी ट्रेन में। एक बात बता। हाँ क्या सचमुच तुम लोगों को कश्मीर चाहिए? हाँ राम सिंह, नहीं योगी, मैं नहीं मानता। तुम लोगों को बहकाया गया है। नहीं राम सिंह, तुम लोगों को बहकाया गया है। ओए नहीं यार, तुम लोगों को बहकाया। नहीं यार, तुम लोगों को बहकाया गया है। ओए नहीं यार, तुम लोगों को बहकाया गया। ओए नहीं यार, तुम लोगों को बहकाया गया है, कसम पंचतन पाप की। जाने दे यार, कसम मत खा, कसम मत खा। राम सिंह, तुझे मेजर असलम याद है?
वही जो अपनी रेजिमेंट में कैप्टन हुआ करते थे, वह जिसकी शादी में अपने सीओ साहब ने 10 पेटियां भिजवाई थी पीटर स्कॉट की। और लड़की का बाप पेटियां देखते ही पंडाल छोड़कर मस्जिद में जा बैठा था। यार तू ही तो ले गया था ना पेटियां वहां। जानता है वही मेजर असलम यहाँ का प्लाटून कमांडर है। साहब आ गए। अरे ये तो राम सिंह है। राम सिंह है। किंजर की तुम राम सिंह है। ओए राम सिंह है। ओए यार तू भूल गया ये जंग है, जंग। अंकल सैम, सालिम हिंदुस्तान में मुझ पर 3 मुकदमे चले और यहाँ पाकिस्तान में एक। खैर अभी पाकिस्तान को बने दिन ही कितने हुए। अंग्रेज़ों की हुकूमत मुझे एक ख्वाहिश निगाह समझती थी, तो मेरी अपनी हुकूमत का भी मेरे मुतल्लिक यही ख्याल है। अंग्रेज़ों की हुकूमत मुझे अपील करने पर तो छोड़ देती थी, लेकिन मेरी अपनी हुकूमत मुझे छोड़ते नजर नहीं आती। यानी आप मुझे एक अफसाना निगार की हैसियत से जानते हैं और अदालतें एक फहश निगार की हैसियत से जानते हैं। हुकूमत कभी मुझे कम्युनिस्ट कहती है, तो कभी मुल्क का सबसे बड़ा अदीब। कभी मेरे लिए रोजी रोटी के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तो कभी खोल दिए जाते हैं। हुकूमत कभी मुझे गैर ज़रूरी इंसान करार देकर मकान बाहर का हुक्म देती है, तो कभी मौज में आकर मकान अंदर का। मैं पहले भी सोचता था और अब भी सोचता हूँ कि मैं क्या हूँ। अब मुल्क में, मेरे अपने मुल्क में मेरा क्या मुकाम है, मेरा क्या मसरफ है। आप इसे एक अफसाना कह लें, लेकिन ये मेरे लिए एक तल्ख हकीकत है कि मैं अभी तक अपने लिए अपने ही मुल्क में अपना सही मुकाम नहीं तलाश कर सका। यही वजह है कि मैं कभी पागल खाने में तो कभी अस्पताल में होता हूँ। अंकल सैम, मेरा मुल्क बहुत गरीब है। आपको यकीन नहीं होगा कि इतना बड़ा अफसाना निगार होने के बावजूद मेरे पास खुद का घर नहीं। कहीं जाना हो तो साइकिल किराए पर लेनी पड़ती है, और अगर मेरा कहीं कुछ छप जाता है तो पैसा वसूल करने के लिए छापने वाले से लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है। पैसा वसूल करके ठर्रा पीता हूं। ठर्रा, एक ऐसी शराब जो अगर आपके मुल्क में बनती तो आप डिस्टिलरी को ही बम से उड़ा देते। यूं तो शराब हमारे मुल्क में भी बैंड है, लेकिन कोई भी आदमी 12 रुपए 2 आने खर्च करके इसके पीने की परमिट हासिल कर सकता है। इस रकम में 5 रुपए डॉक्टर की फीस होती है, क्योंकि वही लिख कर देता है कि अगर ये आदमी शराब नहीं पिएगा तो इसके जीने के चांसेस बहुत कम है। दरअसल हमारी हुकूमत मुल्लाओं को और शराबियों को दोनों को ही खुश रखना चाहती है। वैसे की बात यह है कि यहाँ शराबियों में कई मुल्ला हैं और मुल्लाओं में कई शराब। बहरहाल शराब बिकती रहेगी, आप मेरी फिक्र ना करें। अंकल सैम, आप जरूर पूछेंगे कि हमारा मुल्क इतना गरीब क्यों है, जबकि आपके मुल्क से यहाँ इतनी तादाद में मोटर कार और लिपस्टिक भेजी जाती है। दरअसल मेरे मुल्क की वो आबादी जो मोटर कार में घूमती है, वो मेरा मुल्क नहीं।
बल्कि मेरा मुल्क तो वो है जिसमें मुझ जैसे और मुझसे भी बदतर मुफलिस बसते हैं। और मेरी मुश्किल ये है कि ये आबादी यहां भी है और वहां भी, इधर भी है और उधर भी। इसलिए मेरे मुल्क का, मेरे अपने मुल्क का कोई नक्शा नहीं, कोई नक्शा नहीं। कर दिया लुधियाना दी मूंग दी दाल ऑफ हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान ऑफ तौबा टैक्सिंग। अरे कहां से लाऊं मैं तुम्हारा टोबा टैक्सिंग? जिसने तुम्हें जिंदगी दी, जब उसी के पास खुद का मुल्क नहीं, खुद का शहर नहीं, खुद का गांव नहीं, तुम्हें कहां से मिलेगा तुम्हारा टोबा टैक्सिंग? बिशन सिंह मेरी बात तो सुनो। बिशन सिंह, बिशन सिंह! बदनावे ओ मेरे यहाँ बदनावे, बदनावे ओ मेरे यहाँ बदनावे, बदनावे ओ मेरे यहाँ बदनावे। बट गए तेरे आंगन, बुझ गए चूड़े सांझे, लुट गई तेरी हीरें, मर गए तेरे रांझे। बदनावे ओ मेरे यहाँ बदनावे, बदनावे ओ मेरे यहाँ बदनावे।